दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी के पहले भाग को पढ़ने के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स चेक कर लें, लिंक मैंने पिन कर दिया है। चलिए कहानी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। वरुण अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। रक्षा उसके साथ ही क्या करके चली गई, उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। रक्षा को नौकरी से निकाल कर वो जहाँ उसे सबक सिखा कर खुश होने वाला था, वहीं रक्षा इस पर मुस्कुराते हुए थैंक यू की प्रतिक्रिया देकर चली गई, जो उसकी सोच से भी परे था। बाहर सबको रक्षा को निकल जाने की भनक लग चुकी थी। आज तो उसकी बेटी को निकाला जाना एक बहुत बड़ी बात थी। रक्षा अपना पर्स लेकर ऑफिस के बाहर निकल चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे खुश दिखे, क्योंकि वो खुश है। अपने निकाले जाने से यह बात भी उसके बाबा तक पहुंच जाती, जो उसके लिए ठीक नहीं होता। छाया को जैसे ही रक्षा को निकाले जाने की बात पता चलती है, वो रक्षा के कैबिन की तरफ जाती है, पर रक्षा निकल चुकी थी। उसके फ़ोन लगाने पर भी रक्षा फ़ोन नहीं उठाती, तो छाया को चिंता होने लगती है। रक्षा उसे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो हमेशा ही उसका साथ देती, उसकी अच्छी दोस्त थी। हेलो सोना, तुम अभी भी कॉलेज में हो? छाया परेशान होकर सोना को फ़ोन लगा देती है। उसे रक्षा की फ़िक्र होने लगी थी। जी छाया दी, कोई काम था क्या? सोना पूछ बैठती है। रक्षा को जॉब से निकाल दिया गया है, वरुण सिसोदिया ने। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। छाया दुखी होकर सब बता देती है। सोना ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। सोना, तुम सुन रही हो ना? उसका कोई जवाब ना पाकर छाया जोर से कहती है, हाँ हाँ छाया दी, मैं सुन रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ दी, घर में ही होंगी। सोना हड़बड़ाते हुए बोल उठती है, मैं भी आ रही हूँ। पता नहीं रक्षा कैसी होगी, किस हाल में होगी। छाया रक्षा की चिंता करते हुए कहती है। सोना ऑटो लेकर घर के लिए निकल जाती है। उसका दिल मान ही नहीं रहा था इस बात को लेकर कि रक्षा को जॉब से निकाला गया है। वो तो परफेक्ट थी अपने काम में, कई बार बाबा की मदद भी किया करती थी। बेशक उसका रुझान नजलिम में ज़्यादा था, पर बाबा के साथ के कारण वो अकाउंट्स में भी माहिर होती चली गई। बाबा हमेशा रक्षा को कहा करते थे कि न लिज्म करके क्यों टाइम और पैसा वेस्ट करती हो, मेरे साथ ही काम करो। जिस पर रक्षा हमेशा मुस्कुरा देती थी। ये सोच कर सोना का दिल भारी होने लगता है। उसे अपनी बहन की फिक्र होने लगी थी। वरुण अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके दिमाग में अब भी रक्षा छाई हुई थी। रक्षा की वो मुस्कान उसका चैन छीन ले गई थी। उसका स्त्री मुस्कुराना उसे हारा हुआ महसूस करवा रही थी। भाई साहब, ये आपने क्या किया? विक्रम दरवाजे से अंदर आते हुए बोल पड़ता है। वो उसी वक्त ऑफिस आया था जब उसे पता चला कि वरुण रक्षा को जॉब से निकाल चुका है। ये सुनते ही वो वरुण के ऑफिस की तरफ भागा था। क्या किया हमने? वरुण अनजान बनते हुए पूछ बैठता है। भाई साहब, आपको रक्षा को निकालना नहीं चाहिए था। बाबा साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। विक्रम अपना डर जाहिर करते हुए कह देता है। एक तरह से वो उसे आगाह कर रहा था। आपको पता है वो इस पोस्ट के लायक नहीं थी। वरुण गुस्से से बोल देता है। विक्रम का स्त्री रक्षा के लिए बोलना उसे पसंद नहीं आया था। वो आशुतोष अंकल की बेटी है, अच्छी लड़की है, अपना काम जानती है। विक्रम उसके गुण बताते हुए कहता है। आशुतोष अंकल की बेटी होने से तो वो इस पोस्ट के लायक नहीं हो जाती। क्वालिफिकेशन भी कुछ मायने रखता है। वरुण एक और तर्क प्रस्तुत कर देता है। हम 2 साल से काम कर रहे हैं उसके साथ, पर आज तक उसने एक गलती नहीं हुई। वो बहुत माहिर है अपने काम में। हमने बताया था ना आपको, तो फिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने सीधा उसे बाहर कर दिया? विक्रम रक्षा के पक्ष में तर्क देते हुए वरुण से सवाल कर बैठता है। हमने उसे निकाल दिया है। आपका यही जान लेना बेहतर होगा। अब हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं। वरुण विक्रम के सवाल पर खींचते हुए कहता है। 1 मिनट, कहीं आपने उस दिन रक्षा के जवाब देने के कारण तो नहीं निकाल दिया? विक्रम सही वजह पकड़ते हुए कहता है। वरुण ये सुनकर चुप हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। विक्रम छोटी आंखों से घूर कर वरुण को देखता है। आपको पता है
हमने उसे निकाला तो वो हमें थैंक यू बोल कर गई। वरुण भी गुनगुनाते हुए बोल पड़ता है। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि रक्षा ने उसके तोते उड़ाए हैं, क्योंकि रक्षा यहाँ काम ही नहीं करना चाहती थी, पर आशुतोष अंकल के फैसले के कारण ही यहाँ थी। बाबा साहब भी उनके फैसले के साथ थे। विक्रम पीछे टेक लगाते हुए बोल पड़ता है, तो उससे ज़बरदस्ती यहाँ काम क्यों करवाया जा रहा है? वरुण हैरान होकर कहता है, हमें नहीं पता, कभी पूछा ही नहीं। बाबा साहब ने भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, और हम रक्षा से भी नहीं पूछ सकते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। पर आशुतोष अंकल के यहाँ से जाने से पहले रक्षा ने 1 साल उनके साथ ही काम किया था। वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस अपने बाबा की परछाई बन के रहती। विक्रम सोचते हुए बोलता है, उसने रक्षा का काम आसान किया। ये बात वरुण के सीने में चुभ गई थी, और रक्षा यहाँ काम नहीं करना चाहती थी। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक और बार उसका घमंड चूर हुआ था। विक्रम का फ़ोन बजने पर दोनों रक्षा के ख्याल से बाहर निकल आते हैं। बाबा साहब का फ़ोन है। विक्रम बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, हेलो बाबा साहब। विक्रम आराम से कहता है और फ़ोन स्पीकर में डाल देता है। विक्रम, ये हम क्या सुन रहे हैं? वरुण ने रक्षा को नौकरी से निकाल दिया। गुस्से से विधान फूट पड़ते हैं। जी बाबा साहब, आपने सही सुना। विक्रम सहमति जता देता है। हम अभी आ रहे हैं, वरुण से कहिएगा हमारा इंतज़ार करें। इतना कहकर विधान फ़ोन कट कर देते हैं। सिट। वरुण टेबल में हाथ मारते हुए कहता है। वो अपने बाबा साहब के गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ था। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो उसने रक्षा को नौकरी से निकाल कर सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी है। रक्षा आज खुश थी, जैसे उसको सारा जहां मिल गया हो। वरुण को लेकर वो 2 दिनों से परेशान थी, क्योंकि वो उसके काम में दखल दे रहा था, पर अब दिल में उसकी शुक्रगुजार थी। उसने कहीं न कहीं रक्षा की मदद ही की थी। वो आइसक्रीम पार्लर में ढेर सारी आइसक्रीम खा रही थी, एक तरह से जश्न मना रही थी। सब उसे इतनी सारी आइसक्रीम खाते हुए देख रहे थे। वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ यहाँ आया करती थी। उसकी मम्मी उसकी दोस्त जैसी थी, पर सब अब पीछे छूट गया था। रक्षा आइसक्रीम खाने के बाद बाहर निकल जाती है। आज़ादी का एहसास सच में खूबसूरत होता है। आज उसने 3 साल बाद ही महसूस किया था। उसने सोच लिया था कि आगे वो क्या करेगी। उसके दिमाग में सारा प्लान तैयार था, क्योंकि अब उसके ऊपर बाबा के फैसले का बंधन नहीं था। अब सारे बंधन वरुण के एक फैसले से टूट गए थे। रक्षा एक ब्यूटी पार्लर के सामने अपनी स्कूटी रोक देती है और खड़ी होकर ब्यूटी पार्लर के सामने अपनी एक सेल्फी लेती है। उसके चेहरे में एक गजब की मुस्कुराहट थी। उसे देखते ही रिसेप्शन में बैठी लड़की हैरान रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। रक्षा फिर भी एक स्माइल पास कर देती है। आज उसे सब अच्छा लग रहा था, मुस्कुराने का मन कर रहा था। लोगों की नज़रें उसे चुभ नहीं रही थी। मैम, हम आपकी किस तरह की मदद कर सकते हैं? वो लड़की थोड़ा परेशान होते हुए कहती है। उसकी स्त्री पूछने पर रक्षा मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती थी उसकी हालत देखकर कोई भी सोच में पड़ सकता है। मुझे इसकी तरह बनना है, रक्षा ने आगे कहते हुए उसे एक फ़ोटो दिखा देती है। वो लड़की हैरानी से फ़ोटो देखती है। उसे ये उम्मीद थी कि रक्षा उसे किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो दिखाएगी, पर ये तो कोई अनजानी सी लड़की थी। ये मैं हूँ, 3 साल पहले ऐसी थी। रक्षा उसकी परेशानी भांपते हुए कहती है। लड़की कभी रक्षा को देखती, कभी फ़ोटो को। उसका मन रक्षा की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि फ़ोटो में दिखने वाली लड़की और उसके सामने खड़ी लड़की में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर वो कुछ संभलते हुए रक्षा को अंदर ले जाती है। रक्षा उसे शौक में देखकर खुश थी। वो ऐसी ही तो थी, बिल्कुल बिंदास। आपकी हिम्मत कैसे हुई रक्षा को निकालने की? विधान जोर से वरुण को देख कर कहते हैं। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दीवारों को भेद कर बाहर जा रही थी। बाहर सब सांस रोके बैठे थे। विक्रम सर झुकाए बैठा था, क्योंकि अपने बाबा साहब के सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, और वरुण अपने पिता को गुस्से से दहकते हुए देख रहा था। बाबा साहब, कंपनी के रूल के मुताबिक वो इस पोस्ट को डिज़र्व नहीं करती। सिर्फ आशुतोष अंकल की बेटी होने के कारण उसे इस कंपनी में रखने के हम खिलाफ़ हैं, और कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते हमें पूरा हक है
रक्षा को बाहर निकालने का वरुण भी तनते हुए कहता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बाबा साहब उस रक्षा की पैरवी करने यहाँ तक आ गए और उनके फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। कौन इस कंपनी में रहेगा और कौन जाएगा, इसका फैसला बेशक आप कहते हो, पर रक्षा का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा था, है और रहेगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। हम अब भी इस कंपनी के मालिक हैं। विधान वरुण के इस तरह जवाब देने से तिलमिलाते हुए कहते हैं, उस लड़की में ऐसा क्या है जो आप यहाँ तक आ गए? वो आशुतोष अंकल की बेटी है। आशुतोष अंकल नहीं, जो आप इस बात का इतना इश्यू बना रहे हैं। आज तक तो आपने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं किया। हमारे फैसले पे कभी उंगली नहीं उठाई, फिर आज क्यों? वरुण गुस्सा होकर बोल पड़ता है, हमारे लिए वो आशुतोष से भी बढ़कर है, बेटी है हमारी। अब आपको पता चला कि हम इस बात का इतना इशू क्यों बना रहे हैं। विधान भी उसी टोन में जवाब देता है, बाबा साहब, हम उस पोस्ट में एक काबिल इंसान को रखेंगे जो इस फील्ड में माहिर हो, जो सच में उस लायक हो। वरुण आखिरी दांव चलाते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके पास दिमाग है? इस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसमें सिर्फ आपकी मेहनत है? विधान सवाल पूछते हुए कहते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते बाबा साहब। आप उस लड़की के लिए इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? वरुण खींचते हुए कहता है, क्योंकि वही लड़की है जो आपकी मेहनत को मुकाम तक पहुंचाती है। आपको क्या लगता है जो आपको ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें सिर्फ आपकी मेहनत होती है? नहीं, उसके पीछे वो लड़की है जो दिमाग लगाती है कि पैसे कैसे खर्च किए जाएंगे, कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा, किसकी जेब में कितने रुपए भरने हैं, किस तरह से टैक्स चोरी करनी है, कितना पैसा ब्लैक होगा और कितना रकम लीगल दिखाई जाएगी। इतना कहते ही विधान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वरुण ये सुनकर चुप हो जाता है। वो बस इतना जानता था कि ये काम पहले आशुतोष अंकल कहते थे और उनके जाने के बाद विक्रम, पर अब सच जान कर वो कुछ परेशान हो जाता है। हम किसी बेहतर कैंडिडेट को अपॉइंट कर लेंगे। वरुण ढीठ बनते हुए कहता है, हमें बस रक्षा चाहिए, किसी भी कीमत पर। आपने बाहर निकाला है तो आप ही उसे वापस लाएंगे, वरना इस बार हम भी एक फैसला लेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा। विधान साफ साफ धमकी देते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही वरुण सामान उठाकर तोड़ने लगता है। उसे अपने बाबा साहब की बातें सीने में सूल की तरह चुभ रही थी। वो जानता था अगर वो रक्षा को नहीं लाया तो बाबा साहब जो फैसला लेंगे वो उसके लिए भारी पड़ेगा। वरुण का खून खौल रहा था। रक्षा के कारण उसे एक बेइज्जती का एहसास हुआ था। उसके बाबा साहब उस रक्षा के लिए उसे इस तरह डिलीट करेंगे, उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। विक्रम एक तरफ बैठकर बिखरे हुए सामान देख रहा था जो वरुण ने थोड़ी देर पहले गुस्से में उठा कर फेंके थे। वो अपने बाबा साहब और वरुण दोनों के गुस्से से वाकिफ था, पर क्या कहता। वो असहाय था। बाबा साहब को कुछ बोलकर गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और वरुण उसकी सुनता नहीं। फिर भी पहले तो करनी ही थी। भाई साहब, आपने अब क्या सोचा? विक्रम परेशान होकर पूछ बैठता है। वरुण चुपचाप बैठा रहता है। गुस्से से उसका दिमाग फटने लगा था। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो रहा था, ये उसके समझ के परे था। एक बार फिर रक्षा उसकी आंखों के आगे घूम गई थी। उसे रक्षा से नफरत सी होने लगी थी। विक्रम उसे चुप देख कर दोबारा कहता है, बाबा साहब की धमकी हल्के में मत लीजिएगा। आपको रक्षा को लाना ही होगा, वरना आप जानते हैं बाबा साहब का, हम मर जाएंगे, पर उसे यहाँ नहीं लाएंगे, चाहे बाबा साहब कुछ भी कर ले हमारे साथ। वरुण भी ढीठ बनते हुए कहता है, रक्षा के सामने झुकना उसे नामंजूर था। रक्षा जैसी लड़की को वो अपने सामने खड़े होने के लायक भी नहीं समझता था। आपको लाना होगा भाई साहब। आशुतोष अंकल के बाद एक वही है जो कंपनी के सारे लेन देन देखती है, वो सब जानती है। कंपनी के राजदारों में से एक है वो। आप समझ रहे हैं ना? सब कुछ पैसों का सेटलमेंट वही करती है। आशुतोष अंकल की डायरी उसी के पास है। इतना कहकर विक्रम चुप हो जाता है। ओ गॉड, ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो? इतना कहकर वरुण अपने सिर पे हाथ रख लेता है। वो जानता था
कि आशुतोष की डायरी उनके लिए कितनी ज़रूरी है। कंपनी से जुड़े कई राज दफन हैं उसमें, जो कागज़ों में कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमें लगा आपको पता होगा, क्योंकि वो आशुतोष अंकल की बेटी है। विक्रम अपनी सफाई में कह देता है वरुण को। विक्रम की बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर खींच पैदा होने लगती है, पर उसने कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब वो समझ रहा था कि उसके बाबा साहब क्यों ऐसा कर रहे थे। हमें लगा आशुतोष अंकल के जाने के बाद आप वो सब देखते हैं, और रक्षा कितनी छोटी है, वो आशुतोष अंकल का काम संभाल रही है, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसे आपने देखा है ध्यान से कैसे रहती है, मुझे तो बिल्कुल पागल लगी थी। कॉन्फिडेंस लेवल 0 है उसका, वरुण बड़बड़ाते हुए कहता है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की बिखरी बिखरी सी रहती है वो इतनी ज़रूरी काम करती होगी। हम तो बस डील कंप्लीट करते थे, सारे पैसे का लेन देन तो रक्षा ही करती थी। कितनी रकम लीगल दिखाई जाएगी, उसका फैसला वही लेती थी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किसी को कितनी रकम देनी है, सब उसी के कहने पे होता था। साफ शब्दों में कहूँ तो कंपनी में होने वाले पैसों से जुड़े सारे इनलीगल काम वही देखती है, और उन्हें कागज़ों में लीगल भी वही करती थी। इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर शामिल नहीं था। बाबा साहब और हम जानते हैं इसके बारे में। आशुतोष अंकल के जाने के बाद भी सब कुछ इसीलिए इतना आसान हो गया, क्योंकि वो 1 साल से रक्षा को इसी के लिए तैयार कर रहे थे। जब हमने आपको उससे मिलवाया तो हमें लगा आप समझ गए होंगे, तभी तो कहा था कि वो आशुतोष अंकल की बेटी है। विक्रम सारे राज उगलते हुए कहता है। ये सुनते ही वरुण गुस्से से बाहर चला जाता है। अब तो जान गया था कि रक्षा क्यों ज़रूरी है इस कंपनी के लिए, फिर भी उसे रक्षा को वापस बुलाना अपनी शान के खिलाफ रख रहा था। आशुतोष अंकल और उसके बाबा साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। आशुतोष अंकल ने इस कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के साथ मिलकर मेहनत की थी। लीगल इनलीगल सारे तरीके अपनाए गए थे। ये सब जानते हुए भी वरुण रक्षा को लाने के हक में नहीं था। उसे उससे चिढ़ होने लगी थी। शाम हो चली थी, रक्षा का कुछ पता नहीं था। सोना चिंता में इधर उधर लहरा रही थी। छाया भी बैठे रक्षा का इंतजार कर रही थी। दोनों चिंता में मगन थी। छाया दी, वरुण ने ऐसा क्यों किया, सोना सवाल करते हुए पूछती है। मुझे कुछ नहीं पता सोना, सब इतनी जल्दी हुआ कि सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिला। तुम तो जानती हो उस बाज को कितना मूड़ी है वो। कोई भी चीज़ उसे खटक जाती है तो पीछे पड़ जाता है। पता नहीं कैसा साइको आदमी है। छाया दिल से पूरी नफरत उड़ेलते हुए कहती है। अच्छा आप बैठिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ, शायद रक्षा दी भी आ जाए। इतना कहकर सोना परेशान होकर किचन में चली जाती है। छाया वहीं बैठी रक्षा का इंतज़ार करने लगती है। बाबा को जब पता चलेगा रक्षा दी के बारे में तो ज़रूर गुस्सा करेंगी, कहीं उनकी मुसीबत और ना बढ़ जाए। सोना ये सोचते हुए चाय बनाने लगती है। छाया की नज़र दरवाजे पर ही थी, तभी दरवाज़ा खुलता है। रक्षा चाबी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाती है। छाया आंखें फाड़ी उसे ही देख रही थी। उसका मुंह खुल चुका था, आंखें बाहर आ चुकी थी। रक्षा जैसे ही उसे बैठा हुआ देखती है मुस्कुरा देती है। ये पहली बार था जब छाया उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो कितनी बदली बदली सी लग रही थी। सोना जो किचन में थी दरवाजे की आहट सुनकर बाहर आती है और चीखते हुए रक्षा की गले लग जाती है। छाया अब तक उसे बेहोशी के आलम में देख रही थी, वहीं सोना खुशी से चिल्लाए जा रही थी। ओ माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे पता नहीं था। छाया के मुंह से बस इतना ही निकला है, जिसे सुनकर सोना जोर जोर से हंसने लगती है और रक्षा मुस्कुरा देती है। यही तो है मेरी रक्षा दी, सोना चीखती हुई कहती है। उसकी खुशी संभाली नहीं संभल रही थी। वो रक्षा को गले लगाए खड़ी थी। अपनी पहले वाली दी को वो पाकर खुश थी। तुम दोनों पहले ये बताओ कि क्या हो रहा है? छाया हैरानी से पूछ बैठती है। उसका दिमाग रक्षा को देखकर चकरा गया था। रक्षा बैठती हुई उसकी और वरुण की सारी बातें बता देती है, पर वो खुश थी। दी, अब बाबा का क्या सोचा? सोना अब भी परेशान थी। बाबा के कारण
अब तक तो बाबा को सब पता चल गया होगा। अगर वो गुस्सा होती तो फ़ोन ज़रूर करती। अगर उसे मैं डिज़र्विंग नहीं लगती तो इसमें मेरी गलती तो नहीं। रक्षा पूरे आत्मविश्वास से कहती है। वो अपने बाबा का सामना करने के लिए तैयार थी। अब क्या करने का इरादा है? और तुम पहले ऐसी अजीब बन के क्यों रहती थी? छाया उत्सुक होकर पूछती है। उसे रक्षा बहुत रहस्यमय लगने लगी थी। रक्षा कुछ सोचते हुए कहती है, जब आप पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाती है तो सब कुछ खो जाता है। मन को मार कर जीना मुश्किल होता है। सारी खुशी, सारी इच्छाएं मर जाती हैं। मैं उड़ना चाहती थी पर मुझे बंधनों में जकड़ा गया। मुझे वरुण से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। उसने कहीं ना कहीं मेरे साथ अच्छा ही किया है। दी, क्या आप मम्मी के पास भोपाल जाओगी? सोना कुछ सोचते हुए कहती है। अभी नहीं, मम्मी सब जान जाएंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं घूमने जा रही हूँ। रक्षा मुस्कुराते हुए कहती है। कहाँ? सोना हैरानी से कहती है। छाया भी हैरान थी। मैंने सोच लिया है क्या करना है। कल मैंने माला काकू को बुलाया है। वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी क्योंकि कल मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ से उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों को घूमने का प्लान है जो पहले नहीं कर पाई थी। वो सारी चीज़ें अब करूँगी। रक्षा सोचते हुए कहती है। उसे आज सुकून मिल रहा था। कुछ भी थोपा हुआ नहीं था। सोना और छाया उसकी प्लानिंग सुनकर मुस्कुरा देती हैं। छाया अपने घर जा चुकी थी। रक्षा ने भी बाहर से खाना ऑर्डर किया था। उसकी पैकिंग शुरू हो चुकी थी। वो रात को ही सब सेट कर लेना चाहती थी। दी, आप अकेले जाओगी? सोना चिंता करते हुए कहती है। वो कब से रक्षा को पैकिंग करते हुए देख रही थी। हाँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मैं बस खुद को इस ट्रिप में पा लेना चाहती हूँ। 3 साल बहुत होते हैं खोने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ अकेली होंगी? बाबा ज़रूर किसी को मेरे पीछे भेजेंगे। इतना कहकर रक्षा मुस्कुरा देती है। सोना भी खिलखिला देती है। दोनों जानती थी उसके बाबा उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी समझौता नहीं करते थे। वरुण क्लब के प्राइवेट बार में बैठकर गुस्से से शराब गटके जा रहा था, जिसे देखकर सार्थक, जो वरुण का बचपन का दोस्त है, विक्रम से पूछ बैठता है। आपके भाई साहब को क्या हुआ है आज? विक्रम से कुछ बोला नहीं जाता। अपने भाई की तकलीफ़ कैसे बताए, ये सोचकर वो परेशान था। सार्थक और वरुण बचपन के दोस्त थे। सार्थक का व्यवहार हमेशा दोस्ताना रहा था उसके साथ, पर विक्रम हमेशा ही आदर के साथ सार्थक से फॉर्मल ही रहता था। ऊपर से वरुण की इजाज़त के बगैर कुछ भी कहना उसके लिए मुश्किल था। बता भी दो विक्रम आप, क्योंकि हमसे नहीं बोला जाएगा और सार्थक से हम कुछ भी पूछना नहीं चाहते। वरुण विक्रम की झिझक समझते हुए कहता है। विक्रम वरुण की सारी परेशानी कह सुनाता है, जिसे सुनकर सार्थक हंसते हुए कहता है। वो एक्सपायर बैटरी आपकी परेशानी की वजह है। हमें तो लगता था वो सिर्फ अपने घर वालों की परेशानी की वजह होगी। वरुण घूर कर उसे देखता है, जिसके जवाब में सार्थक फिर कहता है। आई एम सॉरी, वो तो टेस्ला का पहला टीवी है। आप उसे एक्सपायर बैटरी बोलने पे गुस्सा मत होना। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। सार्थक, क्या करने का सोचा है? बाबा साहब की धमकी हल्के में मत लीजिएगा। आपके बाबा साहब बहुत दबंग पर्सनालिटी के हैं। आज भी उनका रोब चरम पर रहता है। आप जानते हैं रक्षा को? वरुण कुछ सोचते हुए कहता है, क्योंकि सार्थक ऐसे बात कर रहा था जैसे रक्षा को अच्छे से जानता हो। द ग्रेट आशुतोष शर्मा की बेटी है। बिल्कुल अपने पिता की तरह है, पर बहुत अजीब है। पता नहीं कहाँ खोई रहती है। एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मिलना हुआ था। सार्थक एक राय कायम करते हुए कहता है। हम चाहते तो नहीं, पर उसे लाना हमारी मजबूरी है। बाबा साहब को नाराज़ नहीं कर सकते, वरना आपको पता ही है बाबा साहब हमारी ज़िंदगी मुश्किलों से भर देंगे। वरुण शराब की घूंट भरते हुए कहता है। सही डिसीजन है, क्योंकि हम उसे जॉब का ऑफ़र देने वाले थे।
सार्थक आंख मारते हुए कहता है। ये देखकर वरुण मुस्कुरा देता है। आप उसे वापस ले आई तो प्लीज़ उसका मेकओवर करवा दीजिएगा, पेमेंट हम कर देंगे। सार्थक चुहल करते हुए कहता है। विक्रम जो उन दोनों की बातें सुन रहा था वो बोल पड़ता है। हमें लगता है वो नहीं आएंगी। भाई साहब ने उनका रास्ता आसान बना दिया है। उन्हें तो आना होगा क्योंकि हम अपना रास्ता मुश्किलों भरा नहीं बना सकते। यूं बेरुखी के दामन में मत आना। मोहब्बत पर एतबार ख़त्म हो जाएगा जब वो आँख मार कर ये कहता है। जब वो आँख मार कर ये कहता। मेरे होश गुम हो जाते। कितना आकर्षण था उसकी मुस्कान में जिसमें मैं खिंची चली जाती। बाबा ने कहा ये प्यार नहीं है। मैंने मान लिया। उसने भी तो यही कहा यह प्यार नहीं। फिर प्यार क्या है जो सिर्फ मुझे नहीं पता, बाकी सब जानते हैं। रक्षा अंधेरी रात में अतीत के पन्ने खोल कर बैठी थी। बाबा को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती। बेशक मैं प्रैक्टिकल सोच रखती हूँ, सिनेमा के प्यार में मुझे विश्वास नहीं है, पर मेरी सोच को आधार बनाकर ये कह देना कि वो प्यार नहीं था, ये क्या सही है। बाबा का प्रेम विवाह होने का ये मतलब तो नहीं कि वो प्रेम के हर रूप से परिचित हैं। प्रेम अगर था भी नहीं तो उसका साथ पाकर एक दिन प्रेम जरूर हो जाता। अनजान दो लोग जब शादी करके पूरी ज़िंदगी प्रेम पूर्वक साथ गुजार लेते हैं तो मैं क्यों नहीं। किसी और की गलती की सज़ा मैं क्यों भुगत रही हूँ। क्यों बाबा ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। विधान वरुण ने क्या कर दिया। वो बेबस होकर कह पड़ता है। आशुतोष आप फिक्र मत कीजिए, वरुण ने वापस ले आएंगे। हमने वरुण को समझा दिया है। विधान फ़ोन में ही तसल्ली बहते हुए कहती हैं। आप जानती हैं ना रक्षा को, अब तक बिना समय गंवाए वो अपने लिए कुछ सोच चुकी होगी। वरुण ने मेरे थोपे गए फैसले से रक्षा को आज़ाद कर दिया है। मेरे थोपे गए फैसले से रक्षा को आज़ाद कर दिया गया है। सारे बंधन खोल दिए। आशुतोष बहुत परेशान होकर कहता है। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। रक्षा हमेशा सुरक्षित रहेगी जैसे आपके बगैर इन 2 सालों में रहती आई है। आप बस योग्यता का ख्याल रखिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। विधान फिर से तसल्ली दे देते हैं। अब उन्हें वरुण पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मुझे विश्वास है आप पर विधान, पर क्या करूं, बेटी का पिता हूं, इसीलिए ज़्यादा चिंता लगी रहती है। रक्षा को कुछ भी हुआ तो योगिता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब तो सोच रहा हूं कि रक्षा को शादी के बंधन में बांध ही दूँ, इसीलिए वहां जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आशुतोष अपनी मन की बात खोलते हुए कहती हैं। ये सुनकर विधान कुछ नहीं कहती, बस एक दर्द उनके चेहरे पे आकर चला गया। दोनों ही पिता कहीं ना कहीं परेशान थे अपने बच्चों के लिए। आज का ही दिन है आपके पास, याद है ना आपको, विधान नाश्ता करते हुए कहते हैं। वरुण के हाथ ही सुनकर रुक जाते हैं। विक्रम भी सिर झुकाए अपने बाबा साहब की तीखी बातें सुन रहा था। बाबा साहब याद है, आज सब ठीक कर देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वरुण दिल कड़ा करके बोल देता है। वो जानता था बाबा साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। उसे नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो बीच में उठना उसके पिता के गुस्से को बढ़ा देता और घर के नियम के अनुसार कोई बीच में नहीं उठ सकता था। इसीलिए वरुण मन मार कर बैठा रहता है। दादी और सुजाता ये सुनकर चुप थी। विधान की बात काटने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। वो दोनों देख रही थी वरुण और उसके बाबा साहब के बीच की तनातनी। विधान इतनी सख्ती ठीक नहीं है, वो आपके बेटे हैं और अब बड़े भी हो चुके हैं। दादी को जब वरुण का उतरा हुआ मुंह दिखता है तो उनसे रहा नहीं जाता और वो बोल पड़ती हैं। वो जानती थी उनका बेटा वरुण और विक्रम से बहुत कड़ा व्यवहार करता था। विक्रम तो अपने बाबा साहब के डर से कुछ कहता नहीं था, पर वरुण उसकी टकरार अपने बाबा साहब से हमेशा चलती रहती थी। माँ इतनी सख्ती तो ज़रूरी है। सबको याद रहना चाहिए कि हम अब भी जिंदा हैं। हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी में दखल नहीं देते, बस इतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की रियायत की उम्मीद हमसे मत कीजिएगा। अब हमारा नाश्ता हो चुका है,
हमें कुछ काम है, चलते हैं। इतना कहकर विधान उठकर चले जाते हैं। वो वरुण की जिद से हमेशा परेशान रहते थे। वरुण भी उठकर चला जाता है। उसे अपने पिता की बात चुभ गई थी। रक्षा के कारण ये सब होना उसके गुस्से को भड़का रहा था। वो जानता था बाबा साहब उसे कभी नहीं समझेंगे। श्वेता रक्षा को कॉल करके ऑफिस बुलाओ। वरुण अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है। ये सुनकर श्वेता हैरानी से वरुण को देखती है, जैसे उसने सुनने में कुछ गलती की हो। वरुण जब उसे इस तरह आंखें फाड़ी देखता है तो ज़ोर से टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, हमने क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया आपको? या आपने भी इस ऑफिस से जाने का मन बना लिया है? जी सर, अभी बुलाती हूँ, कहकर श्वेता बाहर की तरफ भागती है और कांपते हुए रक्षा को फ़ोन लगाने लगती है। भाई साहब शांत हो जाइए, सब ठीक होगा। इस तरह गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। विक्रम वरुण के गुस्से को देखते हुए कहता है। वो जानता था रक्षा को बुलाने का फैसला उसने कितनी बेबसी में लिया था। तभी श्वेता डरते हुए कहती है, सर रक्षा का फ़ोन नहीं लग रहा है। ये सुनते ही वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। विक्रम श्वेता को वहाँ से जाने का इशारा करता है ताकि वो उसके गुस्से का शिकार ना हो जाए। ये ज़रूर उसके घर के नंबर में फ़ोन कर रही होगी। हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है, हम फ़ोन लगाते हैं। इतना कहकर विक्रम फ़ोन लगाने लगता है और फ़ोन स्पीकर में डाल देता है। सोना और रक्षा दोनों अपने काम में बिजी थी। सोना अपनी दी के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। रक्षा अंदर अपना सामान पैक करने में लगी थी। रक्षा का फ़ोन डाइनिंग में बजकर बंद हो चुका था। दोबारा फ़ोन बजने पे सोना फ़ोन उठा लेती है। बोलो विक्रम, क्या काम है? सोना फ़ोन की स्क्रीन पे नाम देखकर बेरुखी से कहती है। सोना की आवाज़ सुनकर पहले तो विक्रम चुप हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, कैसी हो आप? ये सुनकर वरुण विक्रम को देखता है। विक्रम की नज़रें अब भी स्क्रीन पर ही थी। मैं तो ठीक हूँ, जैसा हमेशा रहती हूँ, पर लगता है आप और आपके वो अकड़ में भरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही ठीक हैं। सोना उखड़ते हुए कहती है। विक्रम ये सुनकर वरुण की तरफ देखता है जो गुस्से में फुंकार रहा था। सोना फ़ोन स्पीकर में है और भाई साहब हमारे सामने ही बैठे हैं। विक्रम उसे अपनी स्थिति से अवगत करा देता है। ओह, सोना के मुंह से बस इतना ही निकलता है। उसे विक्रम पे गुस्सा आने लगता है। आप रक्षा से बात करा देंगी हमारी? विक्रम उसे चुप हुआ सुनकर बोल पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। अब नौकरी नहीं है तो आप बॉस भी नहीं हैं। मेरी दी बहुत खुश हैं। आपके भाई साहब का शुक्रिया जो दी को नौकरी से निकाल दिया। अब फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। इतना कहकर सोना फ़ोन बंद कर देती है। विक्रम बस सोना सोना कहते रह जाता है। वो समझ रहा था कि सोना गुस्सा है। कितनी बददिमाग लड़की है। कौन है ये? वरुण सवाल करते हुए कहता है। सोना, रक्षा की छोटी बहन। इतना कहकर विक्रम सिर झुका लेता है। वो जानता था वरुण को उसका इस तरह कहना रास नहीं आया है। आप क्या पसंद करते हैं उन्हें? आप क्या पसंद करते हैं उन्हें? वरुण विक्रम की शक्ल देख कर संभाल कर बैठता है। उनका बॉयफ्रेंड है। विक्रम इतना कहकर उदास हो जाता है। इतना निराश मत होइए, बॉयफ्रेंड ही तो है। हस्बैंड होता तो हमें भी आपके लिए बुरा लगता। और इस तरह नरम दिल रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बॉयफ्रेंड को एक्स बनाने की कोशिश तो करिए। वरुण उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहता है, आप अच्छे से जानते हैं हमसे ये नहीं होगा। विक्रम अपनी लाचारी बता देता है। वरुण भी जानता था विक्रम कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। वो एक साफ और नरम दिल इंसान था। चलिए कोई बात नहीं, हम समझते हैं। आप हमारे साथ रक्षा की घर चलिए, कम से कम हमारी परेशानी तो ख़त्म हो। बाद में आपके लिए भी कुछ करेंगे। वरुण उठते हुए कहता है। विक्रम भी उसके पीछे चल देता है। सोना किसका फ़ोन था? रक्षा सोना को बात कहते हुए सुनकर पूछती है। वो दी कस्टमर केयर का फ़ोन था, प्लान के बारे में बता रहे थे। सोना साफ झूठ बोलते हुए कहती है, मेरी पैकिंग कंप्लीट है, अब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, बाद में आराम से नाश्ता करते हैं। रक्षा इतना कहकर चली जाती है। सोना भी गहरी सांस भरती है। वो नहीं चाहती थी
कि वो रक्षा को विक्रम की कॉल के बारे में पता चली। दी जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, सोना आवाज़ लगाते हुए कहती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर सोना आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देती है। उसे सामने विक्रम खड़ा दिखता है। उसे देखते ही सोना मुंह मरोड़ देती है, जिसे देखकर विक्रम मुस्कुरा देता है। कहिए क्या काम है? सोना दरवाजे को घेर कर कहती है। वो विक्रम को अंदर नहीं आने देना चाहती थी। विक्रम सोना की मंशा समझते हुए कहता है, भाई साहब आए हैं, रक्षा से बात हो सकती है? ये क्या बात हुई? पहले निकालते हैं, फिर मिलने आते हैं, अब कोई मुलाकात नहीं। रक्षा दी बहुत बीमार है और चल भी नहीं पा रही। सोना साफ झूठ बोलते हुए कहती है। कौन है सोना जिससे तुम इतनी बहस कर रही हो? रक्षा ये बोलते हुए दरवाजे के पास आ जाती है। विक्रम जैसे ही रक्षा को देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ती हैं। सोना ये देख कर मुस्कुरा देती है। सर आप यहाँ? कुछ काम था, अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? रक्षा विक्रम को आया देख कर बोल पड़ती है। विक्रम ये सुनकर झेपते हुए बोल पड़ता है, भाई साहब बाहर है, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, हम यही ठीक है। इतना कहकर विक्रम सोना की तरफ देखता है, जो उसकी प्रतिक्रिया देखकर कब से मुस्कुराई जा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर विक्रम नजरें झुका लेता है। रक्षा जब बाहर की तरफ देखती है, उसे वरुण की पीठ दिखती है। उसे इस तरह देखकर रक्षा समझ जाती है कि वो अंदर नहीं आना चाहता, इसीलिए वो उसी की तरफ बढ़ जाती है। कब तक ऐसे रहने का इरादा है? सोना विक्रम की झुकी नज़रें देख कर पूछती है। जब तक ये दिल चाहेगा, विक्रम मुस्कुरा कर कहता है। छोड़ दीजिए, रोज़ रोज़ मेरे कॉलेज आना कुछ हासिल नहीं होगा। सोना विक्रम की मुस्कुराहट देख कर कहती है, जानते हैं। फिर से विक्रम के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। सोना, आकाश बॉयफ्रेंड है मेरा। सोना कहती है, आकाश बॉयफ्रेंड है मेरा। विक्रम कहता है, जानते हैं। उसके चेहरे में अब भी मुस्कुराहट का कब्जा था। सोना कहती है, बड़े ढीठ हैं आप। विक्रम कहता है, जानते हैं। सोना कहती है, देखिए मैं पिघलूंगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। विक्रम कहता है, जानते हैं। वो सोना की छटपटाहट महसूस करके अब भी मुस्कुरा रहा था। सोना कहती है, जब सब जानते हैं तो ये सब क्यों कर रहे हैं? सोना खींचते हुए कहती है। विक्रम कहता है, दिल के हाथों मजबूर हैं, आप नहीं समझेंगी। सर आपने क्या बात करनी थी? रक्षा पीछे से कहती है। वरुण जैसे ही मुड़ता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके सामने रक्षा थी, पहली वाली नहीं, ये नई रक्षा थी। जो बाल हमेशा जोड़े में तेल से सने रहते थे, वो हवा के साथ लहरा रहे थे। खुले सुलझे बल खाते हुए से चेहरा बुझा हुआ सा नहीं था, बल्कि खिला खिला सा था, एकदम तरोताज़ा। चेहरे पे मीठी मुस्कान थी, जो गहरे डिम्पल से और खूबसूरत लग रही थी। जिस चेहरे में सिर्फ घनी आईब्रो ही नज़र आती थी, उसके नीचे दो खूबसूरत आँखें भी थी, जो हर लिहाज से सुंदर थी। सांवली सलोनी सी रक्षा इस रूप में किसी को भी मोह लेती। वरुण कुछ संभलते हुए कहता है, आप तो खुश लग रही हैं, अमूमन लोग दुखी होते हैं। नौकरी से निकाले जाने पर वरुण की नज़रें अब भी रक्षा के चेहरे पर ही टिकी थी। वो अच्छी लग रही थी। आप क्या सिर्फ ये जानने आए हैं? रक्षा वरुण की बातें सुनकर कहती है, बाबा साहब चाहते हैं कि आप ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कीजिए। वरुण बिना कोई भूमिका बांध कर कह देता है, ये नहीं हो सकता। आपने मुझे आज़ाद किया है, मैं दोबारा वहाँ नहीं आऊँगी। रक्षा दृढ़ता से कहती है। ये सुनकर वरुण गुस्से में कहता है, हम आपको ज़्यादा रकम देने के लिए तैयार हैं, जितना आप चाहेंगी उतना। मुझे नहीं चाहिए, मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज़ाद किया। हर किसी को हक है अपने हिसाब से जीने का, वो हक आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जा रही हूँ यहाँ से, पता नहीं कब लौटूंगी। आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जाने अनजाने में आपने मेरा भला ही किया है। रक्षा अपनी परेशानी बताते हुए कह देती है। वरुण अब रक्षा के सामने और झुकना नहीं चाहता था। अपने बाबा साहब के कहने पर वो इतना कर रहा था, यही काफ़ी था उसके लिए। वो उसके जवाब से नाखुश था, क्योंकि आज तक किसी ने
उसे ना कहने की हिम्मत नहीं की थी। मेरी कैब आ चुकी है, मुझे जाना हुआ। रक्षा के मुंह से ये सुनते ही वरुण तेजी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न प्रेस करने लगता है। ये सुनकर विक्रम दौड़ते हुए कार में बैठता है और वरुण तेजी से कार आगे बढ़ा देता है। रक्षा उसका ये व्यवहार देखती ही रह जाती है। वरुण उसकी समझ से परे था, एक जिद्दी राजकुमार जो कब क्या कर जाए समझना मुश्किल था। उन्होंने मना कर दिया ना। विक्रम वरुण का तमतमाया चेहरा देखकर कहता है। ये सुनकर वरुण एकदम से अपनी कार रोकता है। उसके शरीर में बेइज्जती की आग लगी थी, नसें तन चुकी थी, आंखें गुस्से में लाल थी। आज तो अंकल की बेटी है, इसीलिए रहम खा रहे थे, वरना उसने बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। बाबा साहब चाहते हैं कि वो ऑफिस में काम करे तो वो ज़रूर करेगी। अब तक शरीफों की तरह बात कर रहे थे, पर अब अपने तरीके से उनके दिमाग को ठिकाने भी लाएंगे, हमें मजबूर करके। आपने अच्छा नहीं किया रक्षा। वरुण गुस्से में फ़ोन मिलाता है। दूसरी तरफ से रिसीव होते ही वो कह उठता है, संग्राम सारे काम छोड़ो और हमारा ये काम करो। वरुण संग्राम को बहुत सारी हिदायतें दे देता है, जिसे सुनकर विक्रम को रक्षा की चिंता होने लगती है, पर वो मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। रक्षा की ना ने वरुण के अहम को चोट पहुंचाई है, जिसका परिणाम अब उसे मिलना ही था। हमें वो बेबस और लाचार दिखनी चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। इतना कहकर वरुण फ़ोन रख देता है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। रक्षा के लिए वरुण समझ इससे परे था। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान से मिली ही नहीं थी जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता हो। वरुण ने बेशक उससे कुछ नहीं कहा, पर उसकी गुस्से से भरी आंखें ये साफ बता रही थी कि रक्षा का जवाब उसे पसंद नहीं आया, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अपने फैसले पे उसे कायम रहना था। रक्षा अपनी सोच को दरकिनार करते हुए अपना सामान बाहर ले आती है। सोना उसके साथ थी, वो उसके गले लग जाती है। वो रक्षा के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि 3 सालों की घुटन आज ख़त्म हुई थी। दी अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, दिल्ली पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना। रक्षा सोना की हिदायतें सुनकर मुस्कुरा देती है। उसकी बहन अब बड़ी हो गई थी। तुम भी अपना ख्याल रखना, मिलेंगे बहुत जल्द। रक्षा भी उसका कंधा थपथपाते हुए कहती है और कार में बैठने लगती है। दी एक बार बाबा से बात कर लीजिएगा, सोना झिझकते हुए कह देती है। वो जानती थी रक्षा और बाबा में बहुत दूरियां आ चुकी थी। ये सुनकर रक्षा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वो निकल चुकी थी अपने सफ़र पर। रक्षा विंडो से बाहर देखते हुए अपने बाबा के बारे में सोचने लगती है। कितना प्यार अपनापन था उनके हर लिहाज में। बाबा हमेशा उसे और सोना को सराहते रहती। मम्मी हमेशा उनकी बेमतलब के बढ़ावे पे गुस्सा करती, पर बाबा तो उन दोनों को देखकर ही सब कुछ भूल बैठती। उस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। बाबा पहले वाले बाबा थे ही नहीं। किससे कहे अपनी पीड़ा जो मन में घर बनाई हुई है। ये आखिरी वाक़या था बाबा की। ये आखिरी वाक्य थे बाबा की, जिसे सुनने के बाद रक्षा ने संभाल करना ही बंद कर दिया और बाबा के फैसले को अपना लिया। हमेशा ऐसा नहीं था। 3 साल पहले सब कितने खुश थे। वो खुद आज़ाद पंछी हुआ करती। वो यादें एक बार फिर उसके दिल के झरोखे में दस्तक दे जाती हैं। लीजिए बाबा, आपका काम हो गया। रक्षा एक फाइल उनके टेबल पर रखते हुए कहती है। वो अभी कॉलेज की छुट्टियों में घर आई थी और अपने बाबा की मदद किया करती थी। उसके बाबा भी जानबूझकर उससे अपने साथ लगाए रखते। अरे वाह, इतनी जल्दी हो गया। उसके बाबा चश्मा नीचे कहते हुए कहते हैं। रक्षा बिल्कुल उनकी तरह थी, तेज और होनहार, जल्दी से सब कुछ पकड़ लेती। बाबा चलिए बाहर चलते हैं, मम्मी और सोना कब से आवाज़ लगा रही हैं। उसे अब काम कहते हुए बोरियत होने लगी थी। रक्षा, तुम मास कॉम मत करो, यहीं की यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन ले लो और मेरे साथ काम करो। बाबा उसे सलाह देते हुए कहते हैं। प्लीज़ बाबा, ये नहीं होने वाला, मैं आपकी बोरिंग काम नहीं करने वाली। रक्षा तुनकते हुए कहती है। रक्षा, तुम अच्छा काम करती हो, अकाउंट्स मिलाना हर किसी के बस की बात नहीं।
तुम जब भी छुट्टियों में आती हो मेरा काम बहुत कम हो जाता है, बाबा सारी फाइल रखते हुए कहते हैं। बाबा बेशक मैं अकाउंट्स में अच्छी हूँ, पर ये मेरा फैशन नहीं है। मैं तो आपके इस जोड़ तोड़ के भी खिलाफ हूँ। हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जो समाज में भ्रष्टाचार फैलाते हों। आज़ादी ये सब करने के लिए तो नहीं मिली थी। हमें तो अपने दायित्व के प्रति ईमानदार और सजग होना चाहिए ताकि मिसाल पेश हो। रक्षा तुनकते हुए बहाव में बोल जाती है। बाबा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। कच्ची उम्र ऐसी ही होती है, निरपराध अबोध सी, जहाँ छल कपट का अंश भी नहीं होता, ना ही दुनिया की हकीकत के थप्पड़ लगे होते हैं। पर शीश महल टूटेगा और जल्द टूटेगा, ये वो जानते थे। लगता है आजकल स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से बड़ी चाव से पढ़े जा रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, जी आजकल उस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। रक्षा अपनी प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है, रक्षा हर चीज़ आईने की तरह साफ नहीं होती। उन महान लोगों के बिना किसी स्वार्थ के बलिदान उन महान लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के बलिदान दिए हैं और उनके अपने ही साथियों ने उस बलिदान को दरकिनार करते हुए झूठ की नींव रखी। आज़ादी के साथ स्वार्थ भी हावी होता गया। ये एक ऐसा सच है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे ऐसे करने से कई घर के चूल्हे जलते हैं। हमें अकाउंट्स के साथ कई तोहफे देने पड़ते हैं। लक्ष्मी जी की भेंट चढ़ानी पड़ती है। ये भी एक कठोर सत्य है, बिल्कुल हमारी परछाई की तरह जो उजाले में अंधेरे का चिन्ह है। बाबा, तो क्या हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है? रक्षा सवाल करते हुए कहती है, हमें बस उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं। वो ज़्यादा कुछ कहकर उसकी मासूमियत नहीं छीनना चाहते थे। बाहर योगिता और सोना उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती हैं। बहुत देर कर दी, हम दोनों कब से इंतज़ार कर रहे थे। योगिता दोनों को आते देखकर बोल पड़ती है, अभी काम ख़त्म हुआ है। आशुतोष बैठते हुए कहते हैं। सोना उनसे चिपक कर बैठ जाती है। रक्षा योगिता के पास जाकर बैठती है। बाबा, अर्जुन बहुत रो रहा था, यहाँ आने की जिद भी कर रहा था। रक्षा याद करते हुए कहती है। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। सोना और रक्षा अपने बाबा को आशा भरी निगाहों से देखने लगती हैं। चल कर ले आते हैं ना। एक हफ्ते पहले बहुत बीमार था, रोज़ फ़ोन करके रोता रहता है। योगिता परेशान होते हुए कहती है, योगिता ये नहीं हो सकता। आपने जितना करना था आप कर चुकी हैं। अब फैसला अक्षय और रीना लेंगी। अर्जुन उनका बेटा है, ये आप मत भूलिएगा। वैसे भी वो अभी बच्चा है, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। आशुतोष बेबस होकर कहते हैं, बाबा, चाचू अर्जुन को बोर्डिंग भेज रहे हैं। रक्षा एक और खुलासा करते हुए कहती है, आप बात करिए ना। बोर्डिंग में पढ़ने से अच्छा हमारे साथ ही रह लेगा। अभी उम्र ही कितनी है उसकी, 7 साल का ही तो है। इतने साल से तो हमारे साथ ही था, अब और रह लेगा। मैं भी हूँ ध्यान रखने के लिए। योगिता मिन्नत करते हुए कहती है, आप जानती हैं ना उन दोनों का रिश्ता कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर अर्जुन के वहाँ होने से कुछ संभलता है तो अच्छा ही होगा। रीना भी अर्जुन के मुंह से रिश्ता संभाल लेगी। ये सोच कर ही तो अर्जुन को वहाँ भेजा था। आशुतोष सफाई देते हुए कहते हैं, बाबा, चाची नहीं मानेंगी, वो बहुत बुरी हैं। सोना मासूमियत में बोल जाती है, सोना, कितनी बार कहा है ऐसे नहीं बोलती, वो चाची हैं तुम्हारी। योगिता आंखें दिखाते हुए कहती है, मेरी बात हुई थी अच्छे से, वो संभाल रहा है। अर्जुन छोटा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। वो उनका बेटा है और फैसला भी उनका ही होगा। मैं दखल नहीं दूंगा। और योगिता, आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप चुप रहेंगी। आशुतोष बात ख़त्म करते हुए कहते हैं, फैसला कितना छोटा शब्द है, पर किसी की पूरी ज़िंदगी और पहचान बदल कर रख देता है। अर्जुन का फैसला चाचू ने किया, उसका फैसला बाबा ने। किसी ने कोई मर्जी नहीं पूछी, बस थोप दिया। जब वो इतनी बड़ी होकर
कोई विरोध ना कर सकी। तो अर्जुन तो बच्चा था, क्या कहता, कितना रोया होगा, तड़पा होगा। अर्जुन के बारे में सोचकर रक्षा सिहर उठती है। गाड़ी रुकने के साथ ही साथ रक्षा अतीत से वर्तमान में आ जाती है। उसकी पलकें भीगी थी, जिसे वो अपने स्कार्फ से साफ कर लेती है। कैब से अपना लेग उतारने के बाद वो अंदर जाने लगती है। तभी सायरन की आवाज़ के साथ 2 पुलिस की गाड़ी आकर उसके पीछे रुकती है। रक्षा आवाज़ के साथ जैसे ही पीछे पलटती है, 7-8 पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसके पास ही बढ़ते हैं। ये देखकर रक्षा खड़ी रह जाती है। मिस रक्षा, हमें आपके बैग की तलाशी लेनी है, प्लीज़ साइड में खड़ी हो जाइए। इंस्पेक्टर एक भारी आवाज़ के साथ निर्देश देते हुए कहता है। बैग की तलाशी? पर क्यों? रक्षा अचंभित होकर पूछती है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा, वो फिर तनते हुए कहता है। रक्षा जैसे ही बोलने लगती है, एक लेडी कांस्टेबल आकर रक्षा को पकड़कर साइड कर देती है। सब झुंड बनाए रक्षा का बैग खोलकर टटोलने लगते हैं। लेडी कांस्टेबल रक्षा के स्कार्फ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये स्कार्फ मुंह में डाल लो, पता है ना आजकल लोग वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगाते। कल तुम्हें छाई होगी सोशल मीडिया में। ये सुनते ही रक्षा स्कार्फ से मुंह ढक लेती है। उसने सच कहा था, ये ड्रामा देखकर लोग वीडियो बनाने लगे थे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। एक ऐसा आधुनिक युग जहाँ दूसरों की मदद करने से ज़्यादा वीडियो बनाने में ज़्यादा रुचि और तेज़ी दिखाई जाती है। तभी एक कांस्टेबल पैकेट दिखाते हुए कहता है, सर मिल गया। रक्षा समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा क्या मिल गया, पर उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी जिसका उसे आभास था। तभी इंस्पेक्टर उसके सामने आकर कहता है, मिस रक्षा, आपको अरेस्ट किया जाता है ड्रग्स रखने के जुर्म में। आपके बैग से हेरोइन के पैकेट और बहुत सारा कैश मिला है। ये सुनते ही रक्षा के होश गुम हो जाते हैं। डर के कारण उसका दिल दहल जाता है। सामान तो उसने खुद पैक किया था, फिर ये सब कहाँ से आया? उसकी कपकपाहट बढ़ने लगती है। तभी लेडी कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है। रक्षा हाथ झटकते हुए कहती है, आप लोगों को ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं ये काम नहीं करती। मैं अपने बाबा को फ़ोन करती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। आप इस तरह मुझे नहीं ले जा सकती। रक्षा कांपते हाथों से अपनी जीन्स की पॉकेट से फ़ोन निकाल लेती है। लेडी कांस्टेबल छीनते हुए अपने कब्जे में ले लेती है और खींचते हुए रक्षा को गाड़ी में बिठा देती है। रक्षा बस मिन्नतें कहती रह जाती है। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि ड्रग्स तो उसने आज तक देखी ही नहीं, फिर इतनी सारी ड्रग्स उसके बैग में आई कैसे? वो तो इन 3 सालों में पब तो क्या किसी कैफ़े में भी नहीं गई है। वो तो इतनी नीरस ज़िंदगी जी रही थी कि ड्रग्स तो क्या कफ सिरप को पीकर नशा करने की भी नहीं सोच सकती थी। वो पुलिस स्टेशन में थी। इंस्पेक्टर उसके डर से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। रक्षा हिम्मत बटोरते हुए कहती है, सर मुझे घर में इन्फॉर्म करना है ताकि मेरे लिए अच्छा लॉयर हायर हो सके। पहले आप हमारी खातिरदारी का तो मज़ा लीजिए, कोई शिकायत नहीं होगी आपको, विश्वास कीजिए। वो उसके मज़े लेते हुए कहता है, सर ज़रूर कुछ गलती हुई है। मैं ड्रग्स नहीं लेती और ना ही ड्रग्स स्मगलिंग का काम करती हूँ। आप चाहें तो मेरा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए। मेरा तो आज तक गाड़ी का चालान भी नहीं हुआ है और इतना सारा ड्रग्स लेकर मैं प्लेन में सफ़र क्यों करूँगी? रक्षा सफाई देते हुए कहती है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिमाग अपने पास रखो। इतना कहकर इंस्पेक्टर इशारा कर देता है। लेडी कांस्टेबल रक्षा को पकड़ते हुए पीछे के रूम में ले आती है और उसे चेयर पे धक्का देते हुए टेबल पर पानी का गिलास भरते हुए कहती है, पी लेना, ज़रूरत होगी। रक्षा सबके ऐसे व्यवहार से डर चुकी थी क्योंकि बाहर कोई कागजी कार्यवाही नहीं हुई थी, बस उसे यहाँ लाया गया था। क्या मुझे मारने वाले हो आप लोग? रक्षा मन में उभर रहे सवाल करते हुए कहती है, क्योंकि उसने फिल्मों में देखा था पुलिस बिना किसी पेपर वर्क के एनकाउंटर को अंजाम देती है। वो बेशक लोगों को मारने वाली क्रिमिनल नहीं थी, पर गलत काम तो वो भी करती थी।
हिसाब में हेर फेर, ब्लैक मनी का खुला इस्तेमाल, गलत डॉक्यूमेंट को आसानी से लीगलाइज करना, टैक्स की चोरी, कई सारे काम थे जो सिसोदिया ग्रुप के लिए किया करती है। लेडी कांस्टेबल मुस्कुराते हुए कहती है, आपसे मिलने सर आएंगे, उसके बाद ही कुछ तय होगा। इतना कहकर वो चली जाती है। उसकी मुस्कान रक्षा के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब वो और ज़्यादा अपने बाबा को याद करने लगी थी। पैर हिल रहे थे, हाथ एक दूसरे से कसे थे, जो उसकी बेचैनी को साफ दर्शाता था। तभी कोई अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते ही रक्षा के मुंह से आवाज़ निकलती है। मुंह बंद था और आंखें फटी। क्या चाहते हैं मुझसे? रक्षा सवाल करते हुए कहती है, सिर्फ आपको। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। ये कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और कहानी को खूब सारा लाइक करिए फ्रेंड्स, ताकि कहानी की रीच बढ़े और मुझे खुशी हो कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, आप लोग लाइक कर रहे हैं। चलिए फिर मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।